हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको राजन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। पंचम प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। पंचम प्रश्न पत्र आपका सामाजिक अध्ययन का है। बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 को हमने डिस्कस कर दिया है। पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। गाइज, आप लोग अभी देखिए, जो भी क्वेश्चन को हम डिस्कस गाइज, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। यह 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुवत पर, बी है दक्षिणी ध्रुवत पर, सी है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवत पर, और डी ऑप्शन है केवल दक्षिणी ध्रुवत पर। मतलब 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन किस पर होता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है सी, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवत पर 6 महीनों की रात व 6 महीनों का दिन होता है। 41 का सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आपका है। दिया है 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? जो 3 ओर से पृथ्वी का घिरा हुआ भाग होता है इसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पठार, बी सिंधु पंख, सी महासागर धारा, डी प्रायद्वीप। 3 ओर से जो घिरा हुआ पृथ्वी का भाग होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, इसलिए इसका डी विकल्प सही है। डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, प्रायद्वीप को हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद पठार देखिए, एक टॉपिक दिया है पठार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डीएलएड की परीक्षा में या कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इससे जो पॉइंट डिस्कस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, पठार किससे कहते हैं? पठार में जो 3-4 जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर देंगे, आपको पठार टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पठार किससे कहते हैं? पठार जो होता है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, एवं सपाट भूमि होती है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। दोस्तों, इसके बाद एक पॉइंट होता है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा होता है। हम ये कह सकते हैं, यह जो होता है आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, तो से अधिक उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पठार किसे कहते हैं, तब भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसकी आकृति, ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए, इसकी जो आकृति है मेज के समान होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इसकी आकृति होती है, इसकी आकृति मेज के समान होती है। मेज के समान होती है। इसकी आकृति मेज के समान होती है। इसकी आकृति मेज के समान होती है। दोस्तों, इसकी आकृति अभी हम बता रहे हैं कैसी होती है आपकी। दोस्तों, ये मान लीजिए कोई स्थल भाग, जमीन है आपकी, भूमि है, और यहाँ कोई इस टाइप से अगर भाग उठा हुआ है तो इसे ही हम पठार कहते हैं। ये जो ऊंचा वाला भाग है इसे ही हम पठार कहते हैं। इसकी आकृति देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल मेज के समान हमें प्रतीत हो रही है। जैसे मेज होती है
इसे मान लीजिए ये मेज अभी आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मेज है, इसके ये पावा है, ये मेज है, तो इसकी जो आकृति बिल्कुल देखो मेज के समान दिख रही है, इसीलिए इसकी आकृति मेज के समान हमने बताया है, क्योंकि ये पठार है और इसी तरह की मेज भी हमें दिखती है, इसीलिए हम इसकी आकृति मेज के समान कहते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हमने डिस्कस कर दिया है अलग पीपीटी पर आपको समझा कर। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो। दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है 43। यह है मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। मतलब मूंगफली की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी, सी ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, डी ऑप्शन है चिकनी मिट्टी। तो मूंगफली की खेती के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है, इसलिए इसका ए करेक्ट आंसर सही है। दोस्तों अब इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिट्टी के बारे में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे मिट्टी। अब मिट्टी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए मिट्टी की जो उत्पत्ति हुई है, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। मिट्टी की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। किससे? सोलम शब्द से हुई है। सोलम शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। इसका अर्थ होता है फ्लोर। इसका अर्थ होता है फ्लोर को हम कहते हैं फर्श। उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई, जिसका अर्थ होता है फ्लोर। दोस्तों एक यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिए, जो काली मिट्टी होती है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी जिसे कहते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। दोस्तों जो ये मिट्टी काली मिट्टी होती है, इसका रंग काला किसकी वजह से होता है ये भी डिस्कस कर रहे हैं हम। जो काली मिट्टी होता है इसका रंग किसकी वजह से होता है, तो एक टिटेनीफेरस और मैग्नीटाइट, इनकी वजह से इसका रंग काला होता है। यहाँ पर लिख लीजिए टिटेनीफेरस और एक मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नेटाइट। दोस्तों आई होप आप इन पॉइंट को समझ गए होंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो वो हमने डिस्कस कर दिया। पेपर में ये पूछा जा सकता है काली मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका रंग किसके कारण होता है काला है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। एक जीवांश भी लिख लीजिए। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई, जिसका अर्थ होता है फर्श।
दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, बी ऑप्शन है लाल सागर, सी ऑप्शन मृत सागर, डी ऑप्शन भूमध्य सागर है। तो सर्वाधिक जो लवणता वाला सागर है वो मृत सागर है, इसका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैस्पियन सागर के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह एशिया में स्थित है, ये भी लिख सकते हैं, यह एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित है, एशिया में स्थित है। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए हों। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन है एक आपका 45 नंबर, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? किताबुल रहला, शाहनामा, राजतरंगिणी, किताबुल हिंद के बारे में। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ये गलत यहाँ पर दिया है, इसका ऑप्शन आपका होगा डी, किताबुल हिंद, इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये चार जो बुक दी हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको हम अगली पीपीटी पर डिस्कस करें कि इन किताब के लेखक कौन से हैं, इस किताब में किसकी जानकारी दी गई है, इन किताब की भाषा क्या है। दोस्तों देखिए आप, सबसे पहले एक बुक आपकी है शाहनामा, शाहनामा, शाहनामा जो आपकी बुक है इसको फिरदौसी महोदय ने लिखा था। नंबर 1 बुक है आपकी शाहनामा। दूसरे नंबर पर बुक है आपकी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। इसका एक दूसरा नाम भी है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, और इसका एक नाम है भारत की खोज, भारत की खोज। ये इतनी बुक दी गई हैं। नंबर 3 पर देखिए कौन सी बुक है आपकी, एक दी थी शाहनामा हो गया, रहला इसमें एक बुक दी गई थी रहला, और चौथी बुक थी राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। दोस्तों ये जो 4 बुक हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए इनके बारे में, इनके लेखक कौन कौन से हैं। शाहनामा के जो लेखक हैं वो फिरदौसी महोदय हैं, फिरदौसी हैं, ठीक। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद और भारत की खोज, एक ही ये बुक, इनके अलग अलग नाम हैं। ये अलबरूनी ने दी थी, अलबरूनी ने दी थी। अलबरूनी ने दी थी। अलबरूनी एक अरबी लेखक है दोस्तों। रहला इब्न बतूता ने दी थी। राजतरंगी के लेखक कल्हड़ हैं,
राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। दोस्तों ये 4 बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अल-बरूनी और इब्न बतूता अरबी लेखक हैं, तो इनकी जो बुक हैं अरेबिक में मिलेंगी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थी जो हमने डिस्कस कर दिया। अगर दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन आपका है 46 नंबर दिया है। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए। मतलब कह रहा है दिल्ली सल्तनत में किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे। जी बहुत सारे उसमें शासक होंगे, वो कौन सा वंश है। आ है तथाकथित दास वंश, बी है खिलजी वंश, सी है तुगलक वंश, डी है सैयद वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तथाकथित दास वंश में सर्वाधिक शासक हुए। इसका जो दूसरा नाम है गुलाम वंश, इसका दूसरा नाम है गुलाम वंश, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम है गुलाम वंश। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। गुलाम वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे। 47 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है दिया है, प्रयाग प्रशस्त किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम से, बी है समुद्रगुप्त से, सी है कुमारगुप्त से, डी है स्कंदगुप्त से। प्रयाग प्रशस्त जो आपकी है वो समुद्रगुप्त से संबंधित, इसका बी करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों समुद्रगुप्त का एक कवि था जिसका नाम था हर्षेण। समुद्रगुप्त का एक कवि था जिसका नाम था हर्षेण, हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्त प्रयाग प्रशस्त आपको चंपू शैली में मिलती है, या गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य दोनों में मिलती है, इसीलिए इसका हमने करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त लगाया, क्योंकि समुद्रगुप्त का ही कवि था हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। यह चंपू शैली में या गद्य और पद्य दोनों में है। दोस्तों हमने इस तरह से आपसे पढ़ा है कि आप कंपटीशन एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन फंसेगा कि अगर यहाँ पर पूछ ले कि किस शैली में लिखेगी, तो हमने ये भी डिस्कस कर दिया है चंपू शैली में लिखी है, और यह गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। 48 क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका, तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद तुगलक, डी है खानजहां मकबूल। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, इसका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपका, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था ए वारंगल, बी देवगिरी, सी भद्रा, डी विजयनगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विजयनगर, इसका डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब यहाँ पर विजयनगर एक टर्म आ गया है, तो इसे एक आपसे जान लिए। विजयनगर की जो संस्थापक हैं वो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप देखिए 50 आपका क्वेश्चन नंबर है, यह चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था। ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, भारत में चीनी राजदूतता का कार्य करने के लिए। दोस्तों जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था यह बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए आया था, और किस विद्यालय में आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ये दोनों से ही, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है किस उद्देश्य से आया था, तो बौद्ध धर्म की ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था, इसलिए इसका एक करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए आया था। दोस्तों चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था
इसके बारे में जो 3 या 4 पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम अगली पीपीटी पे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम ह्वेनसांग के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ह्वेनसांग, ह्वेनसांग की जो यात्रा थी वो 629 से 645 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, ह्वेनसांग के जो अन्य नाम क्या क्या थे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके अन्य नामों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इनके जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों, इनके अन्य नाम हैं यात्रियों का राजकुमार, इन्हें भी कहा जाता था, इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था। इसके बाद एक दोस्तों पॉइंट है, इन्हें इनका दूसरा एक नाम था नीति का पंडित, नीति का पंडित, और इनका एक तीसरा नाम था शाक्य मुनि। इनके 3 नाम मिलते हैं। इनकी एक बुक थी दोस्तों, इनकी एक बुक थी सी यू की, जिसका नाम था दोस्तों, इनका नाम था सी यू की, इस बुक का नाम था सी यू की। सी यू की में दोस्तों, सी यू की में किस की जानकारी दी गई है, 2 चीज़ों की जानकारी मिलती है। एक तो हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, 138 देशों का विवरण, 138 देशों का विवरण की जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों एक यहाँ पर विशेष पॉइंट है, इसको नोट करके लिख दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो ह्वेनसांग था वो अध्ययन और अध्यापन के लिए, अध्ययन भी यहाँ पर किया था और अध्यापन का कार्य भी किया था, अध्यापन का कार्य भी किया था, अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद दोस्तों देखिए, ये अब दोस्तों यहाँ पर एक आपको पॉइंट मिल गया दोस्तों, कनेक्ट करके पढ़िए, आपको जीएस भी आपकी यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय, अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके जो संस्थापक हैं इसके, वो कौन से हैं, वो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम है। ये बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है। दोस्तों यहीं पर ह्वेनसांग अपनी पढ़ाई करने आए थे। ह्वेनसांग इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आए थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आए थे, पढ़ाई करने आए थे। और दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग जब पढ़ाई कर रहे थे, उनके जो आचार्य या टीचर, जैसे दोस्तों हम आप लोग पढ़ते तो हमारे कोई गुरुजी आचार्य या सर होते हैं, इसी तरह इनके भी एक सर थे, उनका नाम था शीलभद्र, उनका नाम था शीलभद्र। दोस्तों आई होप आप लोग ह्वेनसांग के बारे में समझ गए होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसको समझ गए होंगे।
दोस्तों इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका है 51 नंबर। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, किसके बने हैं? परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, आग्नेय शैलों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 52 है। दिया विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी हवा महल, डी जामा मस्जिद। इसका करेक्ट आंसर बी है ताजमहल। दोस्तों ताजमहल आपके आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर। यहाँ पर लिख लीजिए, आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी के आगरा में। यूपी का एक शहर है आगरा, वहीं पर पड़ता है। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। यह है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं। ए विसर्प, डी हिमोड़, सी गार्ज और डी भ्रग। इसको जो गहरी सकरी घाटी उसको गार्ज कहते हैं। इसका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों 54 नंबर देखिए, पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। ए शुक्ल पक्ष, बी कृष्ण पक्ष और सी शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है बी कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा में अमावस्या तक घटने चांद के पखवाड़ों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। दोस्तों गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। 55 नंबर है। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने स्टार्ट किया था। दोस्तों अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो आपके चंद्रगुप्त प्रथम हैं, इन्होंने ही गुप्त संवत चालू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें प्रथम महान सम्राट कहा जाता है। प्रथम महान सम्राट कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। और इनकी जो कैपिटल थी, इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो अपनी वाइफ से इतना प्रेम करते थे कि उनके नाम पर सिक्के जारी करवा दिए कि हमारे ना रहने के बाद भी उनका नाम चलता रहे। दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ गई हुई है। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।